अपन आ गए हैं एनसीईआरटी की रीड अलोंग सीरीज पे। ये एक नई सीरीज बनाई है भाई। इसके साथ हमको क्या करना होगा, अपनी एनसीईआरटी साथ में खोल के रखनी होगी और अपन साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसमें अपना एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी भाई। डबल डबल गेम है। और एनसीईआरटी वैसे भी ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, जेई जेई की शेकी में एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए भाई। पहला चैप्टर फिजिक्स का, फिजिकल वर्ल्ड। जेई में इसकी इम्पोर्टेंस है शून्य, नीट में शून्य। फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे फिजिक्स की फील लेने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। अगर तुम 11th में हो या फिर अभी 10th खत्म कर रहे हो तो तुम्हें ये जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब अपन करते हैं चालू। फिजिकल वर्ल्ड। व्हाट इज फिजिक्स? Humans have always been curious about the world around them. The night sky with its brightest celestial objects has fascinated humans since its time immemorial. Regular repetitions of the day and night, annual cycle of seasons। भाई बेसिक बातें हो रही है फिजिक्स की कि आपने ब्राइट प्लैनेट्स एंड स्टार्स और पुराने टाइम के ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जो एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स है, डे और नाइट का रिपीटेशन है, इक्लिप्स है, टाइड्स है, वॉल्केनो है, रेनबो है, सोर्स ऑफ वाटर्स हैं, सारे, ठीक है। वर्ल्ड हैज एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मटेरियल्स एंड bewildering diversity of life and behavior. The inquiring and imaginative human mind has responded to the wonder और awe of nature in different ways। तो ह्यूमन माइंड की बात हो रही है कि उसने कैसे नेचर और ऑ को रिस्पॉन्ड किया, उनको समझने की कोशिश की है, जिससे फिजिक्स का जन्म हुआ, उसकी बातें चल रही है। One kind of physical environment carefully look for any meaningful patterns and relations in natural phenomena and build and use new tools to interact with nature. This human endeavor led in course of time to modern science and technology। ह्यूमंस की इस सीखने की, जानने की चाह ने फिजिक्स को, साइंस को, केमिस्ट्री को, सबको जन्म दिया। द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ब साइंटिया मीनिंग टू नो, संस्कृत वर्ड विज्ञान जिसे अपना विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में, एंड अरेबिक वर्ड इल्म कन्वे सिमिलर मीनिंग नेमली नॉलेज। फील कर रहे हो ना भाई? एक तो जितने भी पढ़े लोग थे ना भाई, या तो ग्रीक या लैटिन, सारे एलिमेंट से लेकर हर चीज तक पढ़ाई की, गजब पढ़े लिखे लोग थे। इन ब्रॉड सेंस इज as old as human species, the early civilizations of Egypt, India, China, Greece, Mesopotamia, भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सारी इनकी बात चल रही है। And many other made vital contributions to its progress from 16th century onwards. Great strides were made in the science in Europe by the middle of the 20th century। भाई हिस्ट्री चल रही है, क्या क्या चल रहा है? बेसिक भाई फिजिक्स का कहाँ जन्म हुआ है, बेसिक बातें कोई नहीं पूछेगा, ये बस जान लो। एक truly international enterprise with many cultures and countries contributing to its rapid growth। What is science and what is the so-called scientific method? साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। भाई नेचुरली जो भी चीज़ हो रही है, पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, नदी बह रही है, हवा चल रही है, इन सबको समझने के फिनोमेना को जितना डिटेल और डेप्थ में पॉसिबल है और इसके अंदर नॉलेज गेन करना, प्रिडिक्ट करना, मॉडिफाई करना, इन सबको कहते हैं साइंस। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग and predicting from what we see around us। The curiosity to learn about world unrevealing the secrets of nature is the first step towards the discovery of science। Scientific method involves several interconnected steps। भाई साइंस में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, उसके एक्सपेरिमेंट को नोट्स कर रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। ये सब शब्द अपन ने केमिस्ट्री में भी सुने ही हैं। ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, prediction and verification of falsification of theories, speculation and conjecture also have a place in science। भाई स्पेकुलेशन मतलब कि अपन साइंस की कुछ चीज़ों पे सवाल भी उठा सकते हैं, ये हमेशा उठते ही रहते हैं, बार बार नई थ्योरीज जन्म लेती ही रहती है, ये सब होता ही है। बट अल्टीमेटली अ साइंटिफिक थ्योरी टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाइड। ठीक है, समझ गए ना? साइंटिफिक थ्योरी को होने के लिए उसका वेरिफिकेशन जरूरत होता है बाय रिलेवेंट ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स। दिस इज मच फिलोसॉफिकल डिबेट अबाउट द नेचर एंड मेथड ऑफ साइंस वी नीड नॉट डिस्कस हियर। ठीक है। द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस
साइंस इज एवर डायनामिक। भाई इंटरप्ले ऑफ थ्योरी और ऑब्जर्वेशन जो है यानी एक्सपेरिमेंट जो अपन करते हैं वो ही प्रोग्रेस ऑफ साइंस है। ठीक है, साइंस डायनामिक है हमेशा। दिस इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चनड authority among scientists as observations improve in detail and precision or experiments yield new results. Theories must account for them, if necessary, by introducing modifications. Sometimes the modifications may not be drastic. भाई अपन जो मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को वो ड्रास्टिक मतलब बहुत ही बड़ी तरीके से मॉडिफाई नहीं करते हैं, हो सकता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें मॉडिफाई करें, वो भी नेसेसरी होती है। ठीक है, एंड मे लाई विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो कि अभी थ्योरी है उसी के फ्रेमवर्क में लाई कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने लिया जॉन्स केपलर। अब तुमने ये केपलर नाम सुना है कि नहीं सुना है? मैंने जरूर टेलीस्कोप सुना है, केपलर टेलीस्कोप यूएसए में यूज़ करते हैं भाई। ठीक है, एग्जामिन द एक्सटेंसिव डेटा ऑन प्लानिटरी मोशन, वही मैंने बोला था प्लानिटरी मोशन टेलीस्कोप कलेक्टेड बाय टाइको ब्रा, ये सब नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, द प्लानिटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहती है कि प्लानिटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स में सन जो है एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। ठीक है, इसको इमेजिन किया था निकोलस कोपर्निशियस ने। ठीक है, हैड टू बी रिप्लेस्ड बाय इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट्स बताई थी पर ये इलिप्टिकल है, करीब करीब सेम, बस हल्का सा चेंज है। ठीक है, हैड टू बी रिप्लेस्ड बाय इलिप्टिकल थ्योरी ओकेजनली। However, the existing theory is simple, unable to explain new observations. अब ये जो निकोलस कोपर्निशियस है ना, इनकी एक बढ़िया कहानी है। ये जो थे, जो चर्च था वहाँ का कैथलिक चर्च, वो बाइबल तुम पता है क्रिश्चियंस की होली बुक होती है, उसमें लिखा हुआ था कि अर्थ जो है सेंटर ऑफ यूनिवर्स में है और उसके आसपास सन मून सारी चीज़ें रोटेट करती है, सारे प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी सब कुछ। पर ऐसा नहीं था, सच्चाई तो अब अपने को पता है। तो इन्होंने इसको अपोज किया था, तो इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी इनको, क्योंकि सीधा ऑर्थोडॉक्स चर्च से लड़े थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स तो भाई सबके टाइम पे होती है, अपने टाइम कुछ और है, उनके टाइम कुछ और थी। This causes major upheaval in science. In the beginning of the 20th century, it was realized that Newtonian mechanics, यानी अपनी classical physics, till then a very successful theory, could not explain some of the most basic features of atomic phenomena. भाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल होने लग गई थी एटॉमिक फिनोमेना में। तुमको बताया ना, क्वांटम थ्योरी बिल्कुल ही अलग चलती है इनसे। क्लासिकल जब पढ़ते हो तो क्वांटम भूल जाया करो, और क्वांटम पढ़ते हो तो क्लासिकल भूल जाया करो। Similarly, the then accepted wave picture of light failed to explain the photoelectric effect properly. This led to the development of radically new theory, quantum mechanics. अभी तुमको इसकी बात करी थी। To deal with atomic and molecular phenomena, ये quantum mechanics in modern physics ये सब अपन पढ़ेंगे 12वीं में, भी बस physics का basic एक chapter है। Just as a new experiment may suggest an alternative theoretical model, a theoretical advance may suggest what to look for in some experiments. भाई मॉडल्स की बात करिए, थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अपने रदरफोर्ड भाई की बात हुई है, रदरफोर्ड अपना भाई। 1911 अर्नस्ट रदरफोर्ड एस्टैब्लिश्ड अ न्यूक्लियर मॉडल, बिल्कुल ठीक, when which then became the basis of quantum theory of hydrogen atom। ठीक है, और उसके बाद नील्स बोर आए। On the other hand, the concept of antiparticle was first introduced by Paul Dirac। इनकी तो बात अपन करते ही नहीं है, यहाँ करिए बस नाम भूल जाओ, बोर और रदरफोर्ड याद रखो। Confirmed 2 years later by experimental discovery of positron यानी एंटी इलेक्ट्रॉन, मॉडर्न फिजिक्स में इसकी बात करेंगे, by कार्ल एंडरसन। इनकी बात नहीं करेंगे, बुरा हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन भाई, फिजिक्स इज द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी of natural sciences, which also includes other disciplines like chemistry and biology. The word physics comes from a Greek word meaning nature। ठीक है, इन संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी, भौतिकी विज्ञान कहते हैं फिजिक्स को, अगर पता ना हो हिंदी में तो मैं बता देता हूँ। That is used to refer to the study of physical world. A precise definition of this discipline is neither possible nor necessary. We can broadly describe physics as a study of the basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena। समझ गए तुम? The scope of physics is described briefly in next section। आगे क्या स्कोप है फिजिक्स का? Here we remark on the two principles thrust in physics
यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन मतलब सारी चीज़ों को यूनिफाई एक ही में कन्वर्ट करना, और रिडक्शन मतलब रिड्यूस करते जाना, कम कम कम, जैसे मैथ्स में अपन रिडक्शन नहीं करते एक इक्वेशन का, सेम। इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन diverse physical phenomena in terms of few concepts and laws. The effort is to see the physical world as manifestation of some universal laws. ये universal laws बना देते हैं अपन फिजिक्स में, जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता. Sun sets in the west and rises in the east. ठीक है. अब different domains and conditions में, for example, the same law of gravitation given by Newton describes the fall of an apple on the ground, the motion of the moon around the earth and the motion of planets around the sun. यही ग्रेविटी न्यूटन की हर जगह चलती है. सिमिलरली द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि अपने मैक्सवेल ने दिए थे, भाई मैक्सवेल, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये तो फिजिक्स के गॉड हैं. ये नहीं होता तो फिजिक्स, गैलीलियो, भाई ये नहीं होता तो फिजिक्स नहीं होती. govern all electric and magnetic phenomena. The attempts to unify fundamental forces of nature reflect the same quest for unification. The related effort is to derive the properties of bigger, more complex system from the properties and interactions of its constituent simpler parts. This approach is called reductionism. वही बड़ी चीज़ों को छोटे में तोड़ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर फॉर्म्स में डालना, and is at the heart of physics. For example, the subject of thermodynamics developed in the 19th century deals with bulk systems in terms of macroscopic quantities such as temperature, internal energy, entropy. Thermodynamics अपन 11th में पढ़ेंगे, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी. ठीक है. Subsequently, the subjects of kinetic theory of gases, मतलब अपन ये सब भी 11th फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, and statistical mechanics interpreted these quantities in terms of properties of the molecular constituents of the bulk system. In particular, the temperature was seen to be related to the average kinetic energy of molecules of the system. Scope and excitement of physics. We can get some idea of the scope of physics by looking at various subdisciplines. बेसिकली देर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत बड़े जैसे प्लैनेट्स वगैरह ये सब, और माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे एटम, न्यूक्लियस, ये सब. माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमेना एट द लैबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स, अभी तुमको बता ही दिया था. माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर. ठीक है, परफेक्ट. ठीक है, अब अपन आ जाते हैं क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विथ मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना, जो अभी अपन पढ़ेंगे पहले 5 चैप्टर में, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ प्लेन, एनएलएम, डब्ल्यूपीई, ये सब में रोटेशन तक. ठीक है. इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स ये अपन 12th में पढ़ेंगे. थर्मोडायनामिक्स ये अपन 11th एंड में पढ़ेंगे. मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन न्यूटन्स लॉज of motion and the law of gravitation is concerned with the motion और equilibrium of particles. ठीक है. NLM में अपन equilibrium और motion of particles पढ़ेंगे, charges balance करना सीखेंगे. rigid and deformable bodies and general systems of particles, RBD और rotation में सीखेंगे ये चीज़. the propulsion of a rocket यानी rocket जब उड़ता है by a jet ejecting gases, hydrogen fuel होता है उसका. propagation of water waves or sound waves in air, equilibrium of bent rod under a road आर प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स. समझ गए, ये सब मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं जो अपन स्टडी करेंगे, इनके बारे में, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. इलेक्ट्रोडायनामिक्स डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज्ड मैग्नेटिक बॉडीज. इट्स बेसिक लॉज वर गिवन बाय कूलम, और यही इलेक्ट्रिक चार्जेस की यूनिट भी है. ऑर्स्टेड, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. एम्पियर एंड फैराडे, इनके नाम पे भी यूनिट्स हैं और ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. ठीक है. एंड इनकैप्सुल्ड by Maxwell in famous set of equations. The magnetic field, the response of circuit to AC voltage signal, the working of an antenna, the propagation of radio waves in ionosphere, etc. are problems of electrodynamics. ये सब electrodynamics के प्रॉब्लम है, ये भी अपन कुछ सॉल्व करेंगे क्लास 12th की स्टार्टिंग में. ऑप्टिक्स डील्स विद द फिनोमेना इन्वॉल्विंग, ऑप्टिक्स दो तरह की होती है, वेव और रे, ये भी दोनों अपन 12th में पढ़ेंगे. Deals with the phenomena, the working of telescope and microscope, colors exhibited by thin films, etc. are topics in optics. Thermodynamics, in contrast to mechanics, does not deal with the motion of bodies. Thermodynamics में हम motion ही, heat और इन सब की बात करते हैं, entropy, enthalpy as a whole. Rather deals with system in macroscopic equilibrium and is concerned with changes in internal energy, temperature, entropy, etc.
of system through external work and transfer of heat, the efficiency of heat engine की बात करेंगे अपन, and refrigerator इसकी भी करेंगे, the direction of physical और chemical processes एक्सेट्रा आर प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। हर चैप्टर्स, हर बेसिक चैप्टर्स की जो जिनके अंदर 5-5 यूनिट है उनकी बात कर ली इसमें, और बता दिया कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे आगे। The microscopic domain of physics deals with the constitution and structure of matter at the minute scales of atoms and nuclei, and even lower scales of length and their interaction with the different probes such as electron, photon and other elementary particles। इनकी सबसे पहले तो अपन ये अभी बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 11 के केमिस्ट्री के चैप्टर में सेकंड। उसके बाद अपन सीधे मॉडर्न फिजिक्स बाद में बात करेंगे, अभी इनकी बात ही नहीं करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स inadequate to handle with this domain and quantum theory is currently accepted as proper framework for explaining microscopic phenomena। ठीक है, क्वांटम थ्योरी भी अपन बाद में पढ़ेंगे, पर अभी उसी को यूज करते हैं करंटली। ओवरऑल द edifice of physics is beautiful and imposing and you will appreciate it more as you pursue the subject। ठीक है, अपने को और ज़्यादा पसंद आता जाएगा, इसकी ब्यूटी को अपन पहचानते जाएंगे जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट में और डेप्थ में जाते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ अपन ने, इन्होंने यहाँ ऐसे ही कुछ भी दे दिया है यहाँ, केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, द थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट टू गो हैंड इन हैंड इन फिजिक्स एंड हेल्प ईच अदर्स प्रोग्रेस। ठीक है, द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड गिव न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। भाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ बता रखा है, वैसे तो तुमको मैंने 2 चैप्टर्स में ये चीज़ सेम बताई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम्स फिजिक्स के, और एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में। फिर भी यहाँ एक बार बता देता हूँ भाई, ये है एक लेड ब्लॉक, ये एक पोलोनियम सैंपल। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, वो रेडिएशन देता है अल्फा पार्टिकल्स के फॉर्म में, ये अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। लेड ब्लॉक जो होते हैं वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, ये एक ही ऐसा एलिमेंट है जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये एक रेडिएशन को छोटे से पॉइंट से रिफ्लेक्ट करके यहाँ से निकालता है। इसको अपन बोलते हैं अल्फा गन, क्योंकि एक छोटे से पॉइंट से फायर कर रहा है अल्फा को। यहाँ एक थिन गोल्ड फॉइल, यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन पे है माइक्रोस्कोप, इनमें 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल रिपेल होके वापस जा रहा है। समझ रहे हो तुम? वो इसलिए जा रहा है, दिस शोज दैट एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी और थिन एक छोटे से पार्ट पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तभी अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसको रिपेल कर रहा है। और ये सब अपन ने देखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से, क्योंकि वो तो बहुत छोटी सी जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, अपने को दिखेगा कैसे? नेकेड ऐसे तो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं, you can now see that scope of physics is truly vast. It covers a tremendous range of magnitude of physical quantities like length, mass, time, energy, etc. At one end, it studies phenomena at the very small scale of length 10 की पावर -14 मीटर, और उससे भी छोटा। सोचो इतना स्मॉल, इतनी स्मॉल क्वांटिटी से डील करते हैं अपन, इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है 9 × 1 × 10 की पावर -31, 9.1 × 10 की पावर -31। सोचो, फिनोमेना एट द स्केल ऑफ गैलेक्सीज मतलब बहुत बहुत बड़ा। अपन अर्थ पे रहते हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है जिसमें सन है, वो सन और अपना पूरा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का पार्ट है जो कि है मिल्की वे। अपने नियरेस्ट गैलेक्सी एक और है एंड्रोमेडा, और उनके साथ हज़ारों हज़ारों और गैलेक्सीज हैं। इन सब गैलेक्सीज के सेंटर में होता है एक ब्लैक होल। बहुत बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ, ये सब गैलेक्सी मिला के बनाती है अपना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है अपना, उसके पास और कितने सारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होंगे, कितनी सारी चीज़ें होंगी, अपने को पता ही नहीं है। ये सब स्टार्ट हुआ था एक बिग बैंग से। इसके ऊपर कभी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाएंगे, अभी छोड़ देते हैं। और इवन एंटायर यूनिवर्स विल एक्सटेंड इज ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 26 मीटर। सोचो 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर 26 मीटर। द टू लेंथ स्केल्स डिफर बाय अ फैक्टर ऑफ 10 की पावर 40। ओ माई गॉड, और इवन मोर। The range of time scales can be obtained by dividing the length scales by speed of light 10 की पावर -22 seconds to 10 की पावर 18 सेकेंड। ठीक है, the range of masses goes from say 10 की पावर -30 kg, फिर mass of an electron यानी 10 की पावर -31 होना चाहिए था एक्चुअली ये, और से लेकर 10 की पावर 55 kg mass of known observable universe। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब जितना यूनिवर्स अभी अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना अपन देख पा रहे हैं अभी, उसके आगे है, ये पक्का है। टेरेस्ट्रियल फिनोमेना लाई समवेयर इन द मिडल ऑफ दिस रेंज।
ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल फिनोमेना मतलब अपने नॉर्मल जो फिनोमेना होते हैं, हवा चलती है, पानी बहता है, जानवर चलते हैं, वो सब टेरेस्ट्रियल फिनोमेना अपन बोलते हैं ना, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, अब अपन आते हैं physics is exciting in many ways. To some people, the excitement comes from the elegance and universality of its basic theories, from the fact that a few basic concepts and laws can explain phenomena covering a large range of magnitude of physical quantities. To some others, the challenge in carrying out imaginative new experiments to unlock the secrets of nature, to verify or refute theories is thrilling. Applied physics is equally demanding. Application and exploitation of physical laws to make useful devices, मतलब अपन ये फिजिक्स को कैसे यूज़ करते हैं डिवाइसेस बनाने में, जैसे टीवी हो गया, सोनार हो गया, रेडिएशन एक्सपेरिमेंटिंग हो गई, सब कुछ हो गया। वो एक्साइटिंग भी है कई वेज में फिजिक्स। Demanding application and exploitation of physical laws, useful devices is most interesting and exciting part, and requires great ingenuity एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट भी चाहिए और जेन्युइनिटी भी चाहिए। अपन जेन्युइनली अपने को मेहनत करनी होगी, तभी अपन जिससे कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेटिव बना पाएंगे। ठीक है, और ये हर फील्ड में होता है, फिजिक्स की बात नहीं है। व्हाट लाइज बिहाइंड द फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज? ग्रेट प्रोग्रेस यूजुअली अकम्पनीज चैलेंजेस। फील कर रहे हो, सेंचुरीज से अपन इसका आ रहे हैं और इससे जब प्रोग्रेस हुआ है और वो फेस होता है चैलेंजेस से भी। In our basic perceptions, first it was realized that for scientific progress only qualitative thinking ही required है, though no doubt important is not enough quantitative measurement also. Quantitative measurement is central to the growth of science, especially physics, because the laws of nature happen to be expressible in precise mathematical equations. मैथमेटिकल इक्वेशन में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए अपने को क्वांटिटेटिव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही फिजिक्स का बेस है, बेस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसाइट वॉज दैट द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल. द सेम लॉज अप्लाई in widely different contexts. Lastly, the strategy of approximation turned out to be very successful. अपन अप्रोक्सीमेशन करके चीज़ें निकाल देते हैं, वो स्ट्रैटेजी काफ़ी सक्सेसफुल रही। और बेसिकली जो लॉज होते हैं फिजिक्स के, वो यूनिवर्स में हर जगह चलते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह। जैसे अपन ग्रेविटेशन की बात करते हैं, अब अपने यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें होती है उसमें, जैसे 9.8 अपना है तो वो विंड वगैरह इन सब के कारण थोड़ा सा डिफर करता है। पर जो ग्रेविटी की बात है, ग्रेविटी की टू बी पर्टिकुलर वैक्यूम के अंदर अगर अपन फेंकें तो वो एकदम सब जगह सेम रहती है। वैक्यूम में अगर अपन बात करें तो पूरे यूनिवर्स में सेम ही रहेगा, बस उसी की बात करी है इसमें। approximation turned out to be more successful. More observed phenomena in daily life are rather complicated manifestations of basic laws. वही जो अपन रोज देखते हैं वो complicated manifestation है basic laws के, मतलब उनका और advanced form है। Scientists recognize the importance of extracting the essential features of a phenomena from its less significant aspects. It is not practical to take into account all complexities of phenomena in one go. A good strategy is to focus first on the essential features to discover basic principles and then to introduce corrections. एक भी चीज़ पता करने के लिए अपने को उसके बेसिक पे जाना चाहिए, फिर उसको धीरे धीरे एडवांस करना चाहिए। Build a more refined theory, उसकी better theory बनानी चाहिए of the phenomenon. For example, a stone and a feather dropped from the same height do not reach ground at the same time. ये गैलीलियो ने बता दिया था कि वो सेम टाइम पे जाएंगे अगर वैक्यूम पे होंगे तो। The reason is that essentially aspect of the phenomena, namely free fall under gravity, is complicated by presence of air resistance, जो अपनी अर्थ पे होती है, air resist कर देती है feather को गिरने से। To get the law of free fall under gravity, it is better to create a situation wherein the air resistance is negligible. We can, for example, let the stone and the feather fall through a long evacuated tube, vacuum हो जिसमें. In that case, the two objects will fall almost at same rate and same time. इसकी एक वीडियो भी है, साइंटिस्ट ने यहाँ वैक्यूम क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट किया था, पत्थर और फेदर को साथ में गिराया था, तो मैं एक बार यूट्यूब पे जाकर उसको देख लेना।
मैं कोशिश करूँगा मेरे को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँ। It is complicated by the presence of air resistance. To get the law of free fall under gravity, it is better to create situation air resistance is negligible. We can, for example, let the stone feather fall. ठीक है, gravity is independent of mass of an object. With the basic laws thus found, we can go back to the feather, introduce corrections due to air resistance, modify the existing theory, and try to build a more realistic one. ठीक है, हाइपोथेसिस, एग्जाम्स एंड मॉडल्स, ये भाई ब्लू बॉक्सेस तुम खुद पढ़ोगे। ये वैसे तो कोर्स के बाहर रहते हैं, पर एक बार इनको पढ़ना ही चाहिए, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। अब अपन आते हैं थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टू द अर्थ अंडर ग्रेविटी की बात चल रही थी। अपन आते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पे। ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मेनी एग्जाम्पल्स। द डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अपन इसके जो टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के एग्जाम्पल्स हैं वो अपन थर्मोडायनेमिक्स में देख सकते हैं। नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव वर्किंग ऑफ द हीट इंजन्स, जैसे अपन हीट इंजन्स की वर्किंग देख सकते हैं। स्टीम इंजन्स, रेफ्रिजरेटर is inseparable from industrial revolution in England। अब अपन स्टीम इंजन को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड कैसे बोल सकते हैं भाई? हिस्ट्री लास्ट ईयर की याद है ना, या भूल भाल गए सब? which had great impact on course of human civilization। पूरी human civilization ही बदल डाली उस टाइम। sometimes technology gives rise to new physics, at other times physics generates new technology। an example ऑफ द लैटर, भाई फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। नई नई टेक्नोलॉजी से टीवी वगैरह सब अपन ने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स ही बनाया। और जो टेक्नोलॉजी है, जो कि अपन ने नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, माइक्रोस्कोप वगैरह, वही फिजिक्स, नई फिजिक्स को जन्म देती है। तुम देख रहे हो दे बोथ को हैंड इन हैंड, कितनी अच्छी सेंटेंस लिखी हुई है इन्होंने। ठीक है, फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी। एन एग्जाम्पल ऑफ लैटर, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी that followed the discovery of basic laws of electricity and magnetism in the 19th century। The applications of physics are not always easy to foresee as late as 1933। The great physicist Ernst Rutherford had dismissed the possibility of tapping energy from atoms, but only a few years later, in 1938, Hahn and Meitner discovered the phenomena of a neutron-induced fission of uranium, which would served as the basis of nuclear power reactors। यहीं से न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी, एटम बॉम्ब सबका जन्म हुआ। न्यूक्लियर वेपन्स टू। Yet another important example of physics giving rise to technology is the silicon chip। सिलिकॉन चिप भाई, अपने फ़ोन में SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, सब कुछ सिलिकॉन चिप्स के ही बने होते हैं। ये क्या सेमीकंडक्टर होता है। अब इसके बारे में अपन सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में बात करेंगे क्लास 12th के एंड में। दैट ट्रिगर्ड द कंप्यूटर रिवॉल्यूशन इन द लास्ट 3 decades of the 20th century। A most significant area to which physics has and will contribute is the development of alternative energy resources, जैसे कि wind power, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, क्योंकि अपने फॉसिल फ्यूल्स तो ख़त्म हो जाएंगे 37 साल के करीब में। ठीक है, और the planet are dwindling fast and there is an urgent need to discover new and affordable sources of energy। Considerable progress has already been made in this direction, for example in conversion of solar energy, geothermal energy, etc. into electricity, but much more is still to be accomplished। List some of the great physicists, their major contributions and country of origin। You will appreciate from this table the multicultural international character of scientific endeavor। Table 1.2 lists some important technologies and the principles of physics they are based on। Obviously, these tables are not exhaustive। We urge you to try and many names and items to these tables with बेसिकली इस टेबल्स में जितने सारे नाम और आइटम दिए हुए हैं उनको अपने को याद वाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नॉलेज के लिए देख सकते हैं अपन। विथ हेल्प ऑफ योर टीचर, गुड बुक्स एंड वेबसाइट्स ऑन साइंस तुम जाके देख सकते हो। यू विल फाइंड दैट दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी एजुकेटिव एंड ऑल्सो ग्रेट फन एंड assuredly it will never end। The progress of science is unstoppable। Physics is the study of nature and natural phenomena। ये डेफिनेशन तो हमारे लिए हाईलाइट कर रखी है, इसको रट लो।
ऐसे रटने की कोई सेंस नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हारे स्कूल का एग्जाम है, उसमें ये 1-2 चैप्टर आ रहे हैं, तो भाई तुमको ये पढ़ने ही पड़ेंगे ना। तुमसे पूछ लिया व्हाट इज़ फिज़िक्स, ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, बाकी जेईई वेई में किसी काम की नहीं है। Physicists try to discover the rules that are operating in nature on the basis of observations, experimentation, and analysis. Physics deals with certain basic rules, laws governing the natural world. What is the nature of physical laws? We shall not discuss the nature and of fundamental forces and laws that govern the diverse phenomena of the physical world. ठीक है, अब यहाँ इन्होंने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की है। ये सब अपने को वैसे इन जनरल पढ़ने ही पड़ेंगे 11th या 12th में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का नाम फिर भी इन्होंने यहाँ बेसिक बता रखे हैं। वे अपने फेवरेट कंट्री के देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया, जेसी बोस ने बनाई अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, और इंडिया। ठीक है भाई, मैं तो इंडिया का ही बताऊँगा, मेरा तो देश इंडिया, मेरा भारत महान। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं सीवी रमन, inelastic scattering of light by molecules, India, M.N. Saha, thermal ionization, India, S.N. Bose, quantum statistics, India, होमी जहांगीर बाबा, H.J. बाबा नाम सुना है ना, cascade process of cosmic radiation, India, S. चंद्रशेखर लिमिट स्ट्रक्चर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, इंडिया। ये अब्दुल सलाम, अरे पाकिस्तान का है। यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ओके, कुछ काम तो किया है एटलीस्ट। पहले तो इंडिया का ही था, तभी किया है ये, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। वी ऑल हैव एन इंट्यूशन नोशन ऑफ फोर्स इन आवर एक्सपीरियंस। फोर्स इज नीडेड टू पुश, कैरी और थ्रो ऑब्जेक्ट्स, डिफॉर्म और ब्रेक देम। We also experience the impact of forces on us, like when a moving object hits us or we are in a merry-go-round। merry-go-round वो झूला नहीं होता, गोल गोल घूमते हैं जिसमें घोड़े पे, बस उसी की बात कर रहे हैं कि we are in a experience of impact of forces, like when we go in a merry-go-round, going from intuitive notion to the proper scientific concept of force is not a trivial matter। ठीक है, जो अर्ली थिंकर्स थे, मतलब पहले के सोचने वाले लोग, जैसे पढ़े लिखे ये एरिस्टोटल, और हैड रॉन्ग आइडियाज अबाउट इट, वो गलत थोड़े से यार, अब थिंकर्स थे, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह तो कर नहीं रहे थे, सोच रहे थे बस, तो उनको थोड़े से रॉन्ग आइडियाज थे। फिर भी उनकी बात हमेशा याद रहेगा, उनका नाम भाई, बेस ऑफ फिजिक्स इन्होंने ही क्रिएट किया था, इन्हीं लोगों ने। आइडियाज अबाउट इट, द करेक्ट नोशन ऑफ फोर्स वॉज अराइव्ड बाय आइजैक न्यूटन, नाम तो सुना होगा। In his famous laws of motion, he also gave an explicit for the force for gravitation and attraction between two bodies. We shall learn these matter in subsequent chapters in macroscopic world besides the gravitational force। भाई ये इनके जो लॉज है ना, मैक्रोस्कोपिक से ज़्यादा कहीं चलते नहीं है, क्वांटम वांटम में तो भूल ही जाओ तुम, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, अच्छी बात है। Gravitational force, we encounter several kinds of forces: muscular force, contact forces between bodies; friction, which is also a contact force parallel to the surfaces in contact; the forces exerted by compressed or elongated springs, spring की बात कर रहे हैं, parallel friction की बात कर रहे हैं, taut strings, ropes की बात कर रहे हैं, tension, अभी सब पढ़ेंगे अपन, सब कुछ यहाँ बस टाइम पास कर रहे हैं। फोर्स ऑफ बुओयेंसी, विस्कोसिटी, सब कुछ पढ़ेंगे, फ्लूइड चैप्टर में पढ़ेंगे, एनएलएम में पढ़ेंगे, डब्ल्यूपी में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, शांति तो रखो। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाते हैं और चीज़ों पे। भाई यहाँ सब कुछ ये बता रखा है, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने लिख दिया सब अपन कहाँ पढ़ेंगे। 11th केम, 12th मॉडर्न फिजिक्स, 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ओके। ऑप्टिक्स 12th, सुपर कंडक्टिविटी, ये अपन कहाँ पढ़ेंगे इससे, शायद सेमीकंडक्टर्स 12th में, एनएलएम वगैरह। ठीक है, ये सब फालतू की चीज़ें छोड़ दो इसको। Contact with fluids, the force due to the pressure of fluid, the force due to the surface tension of liquid, and so on. There are also forces involving charge and magnetic bodies. In the microscopic domain, again, we have electric and magnetic forces, nuclear forces involving protons and neutrons, interatomic and intermolecular forces, etc. We shall get
इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बहुत मॉलिक्यूल के अंदर, इंटरएटमिक एटम के अंदर बहुत छोटे फोर्सेस, इनकी बात करेंगे। ठीक है, सरफेस टेंशन लिक्विड के ऊपर होता है, फोर्स लगता है, और सरफेस के मॉलिक्यूल्स वो सब बाद में। A great insight of 20th century physics is that these different forces occurring in different contexts actually arise from only a small number of fundamental forces in nature. For example, अपनी इलास्टिक स्प्रिंग है, ड्यू टू नेट अट्रैक्शन रिपल्शन जो होता है उसके नेबरिंग एटम्स जो करते हैं उससे स्प्रिंग इलोंगेटेड या कंप्रेस होती है। ठीक है, उसी को नेट अट्रैक्शन रिपल्शन होता है उससे अपना, और वो ट्रेस्ड होता है अनबैलेंस सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस between the charged constituents of atom. In principle, this means that the laws for derived forces such as spring force, friction are not independent of laws of fundamental nature. Fundamental forces of nature के laws के independent नहीं है वो। ठीक है, the origin of these derived forces is however very very complex. ठीक है, at the present stage of our understanding we know of 4 fundamental forces in nature which are described in brief here. ये कौन से 4 fundamental forces in nature होंगे? अगर पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो हम बैठे हैं यार। ठीक है, पहला आता है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तुम खुद पढ़ोगे, ब्लू बॉक्स में मैं नहीं बताऊंगा। ब्राउनियन मोशन की बात की है, ब्राउनियन मोशन zigzag मोशन होता है टिंडल इफेक्ट में, जनरल वर्जन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दी थी। ठीक है, अभी अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ठीक है, समझ गए तुम? डेफिनेशन है, इसको रट लो, जहाँ हाईलाइटेड डेफिनेशन है वो रट लो, क्योंकि अभी तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आएगी। इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स एवरीवेयर इन यूनिवर्स, जो भी है चल जाता है ये। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। In particular, gravity governs the motion of the moon and artificial satellites. भाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अपन भेजते हैं, मून जो है वो अपनी नेचुरल सैटेलाइट है, ये तुमको बताने की ज़रूरत है क्या? मोशन ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये सब कुछ ग्रेविटी से होता है। लार्ज स्केल फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सब कुछ, गैलेक्टिक क्लस्टर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी बात अपन करेंगे 12th क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये अपन कूलम लॉ वगैरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, charges in motion produce magnetic effects and magnetic field give rise to a force on moving charges. इसी से अपन जनरेटर वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जनरेटर, मोटर, सब तुम वैसे 10th में भी पढ़ के ही आए होगे, अभी 12th में और ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, electrical and magnetic fields in general inseparable, hence the name electromagnetic force. Like the gravitational force, electromagnetic force acts over large distances and does not need any intervening medium. It is enormously strong compared to gravity. The electric force between two protons, for example, is 10 की power 36 times the gravitational force. भाई बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। This shows that gravitational force is very 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 weak. ठीक है, for a fixed distance, matter as we know consists of elements, charged constituents like electrons and protons. Since the electromagnetic force is so much stronger than the gravitational force, it dominates all phenomena at atomic and molecular scales. The other two forces, as we shall see, operate only at nuclear scales. Thus, it is mainly the electromagnetic force that governs the structure of atoms and molecules, the dynamics of chemical reactions, and the mechanical, thermal, and other properties materials. It underlies the macroscopic forces like tension, friction, normal force, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, यहाँ बेसिक ऐसे ही बता दिया इन्होंने। ठीक है, और ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों होता है। पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ये सब तो सब पता है तुमको। Another way of putting it is that mass comes only in one variety. There is no negative mass, but charge comes in two varieties, positive and negative charge. This is what makes all the difference. Matter is the mostly electrically neutral. Net charge जो होता है मैटर पे जीरो ही होता है. This electric forces is largely zero and gravitational forces dominates terrestrial phenomena
Electric force manifests itself in atmosphere where atoms are ionized and leads to lightning. इसमें नाइट्रोजन टूट जाती है अपनी। ठीक है, अब अपने सत्येंद्र बोस की बात की है, ये भी तुम पढ़ लोगे। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इन्होंने बनाया था। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो अपना 5 फॉर्म्स है ना मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और 5वां बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब ये पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा तो अब सुन लो भाई। If we reflect a little the enormous strength of the electromagnetic force compared to gravity is evident in our daily life when we hold a book in our hand. ठीक है, we are balancing the gravitational force of the book due to huge mass of earth by the normal force provided by our hand. अपन ये जो normal force होता है, ये ब्लॉक है, ये normal force है n, और नीचे जा रहा है इसका mass into gravity force। ठीक है, latter is nothing but the net electromagnetic force between the charged constituents of our hand and the book at the surface in contact. If electromagnetic force were not intrinsically so much stronger than gravity, the hand of the strongest man would crumble under the weight of a feather. फील कर रहे हो तुम? एक फेदर से जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी होगा वो तक दब जाएगा। Indeed, to be consistent in that circumstance, we ourselves would crumble under our own weight. अपन खुद के वेट में ही क्रम्बल हो जाएंगे। जो कि है अपनी अर्थ अभी परफेक्ट है, ग्रेविटेशन परफेक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस परफेक्ट है, न्यूक्लियर फोर्सेस परफेक्ट, सब कुछ सही है। थर्ड तरह का जो फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बंधे होते हैं ना न्यूक्लियस में, एटम के, वो उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इट इज एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्शन, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल नहीं करने लग जाएंगे between its protons. This attractive force cannot be gravitational since force of gravity is negligible compared to that the electric force. A new basic force must therefore be invoked. The strong nuclear force is strongest of all fundamental forces. सबसे strong है, about 100 times the electromagnetic force, जो कि gravitation से और 10 की power 36 times ज़्यादा है। It is charge independent, charge independent, and acts equally between a proton and a proton, a neutron and a neutron। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रली चार्ज होते हैं, and a proton and a neutron। ठीक है, its range is however extremely small of about nuclear dimensions 10 की power -15 मीटर। It is responsible for the stability of nucleus। स्टेबल ही नहीं होगा न्यूक्लियर, आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके दूर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन वगैरह आपस में चिपकने लग जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, भाई सब कुछ खत्म, सब न्यूट्रल, अपन बचेंगे ही नहीं। The electron, it must be noted down, does that experience this force. Recent developments have however indicated that protons and neutrons are built out of still more elementary constituents called quarks। पहले तो बोलते थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे छोटा है, अब इनको बोला इसके भी अंदर और स्मॉल छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉर्क्स। उसकी भी वीडियो है, वो देख लेना भाई। कोई ये अपने कोर्स वगैरह में है नहीं, मैं तुमको बस, अगर तुम ऐसे ही नए नए पढ़ रहे हो, जानने की इच्छा है तो बता रहा हूँ। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है? एक जो बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब जो हैं, ये बड़े बड़े अपना अल्फा बीटा रेज निकालते रहते हैं ताकि छोटे या बड़े होकर स्टेबल हो जाएं, स्टेबल न्यूक्लियर बनाने। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अभी जो रेडियो एक्टिविटी में जो बीटा डीके होता है, द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एमिट करता है वो, और एंटी न्यूट्रिनो एमिट करता है, एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। ठीक है, द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये नाम का वीक है मतलब, बट मच वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इससे बहुत वीक है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से भी वीक है। द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सीडिंगली स्मॉल, ऑफ ऑर्डर अबाउट 10 की पावर -16 मीटर। इससे भी 10 गुना स्मॉल है, इसका 10 की पावर -15 मीटर था। ठीक है, टूवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, सब फोर्सेस को मिलाना, यूनिफाई करना। वी रिमार्क्ड इन सेक्शन 1.1 आगे जो पढ़ा था, दैट यूनिफिकेशन इज द बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स। Great advances in physics often amount of unification of different theories and domains.
ठीक है, न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन्स अंडर अ कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज ऑफ ऑर्स्टेड एंड फैराडे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फिनोमेना जनरली इनसेपरेबल, ये हैंड इन हैंड साथ साथ ही चलते हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म साथ में ही बोलते हैं इनको. ठीक है, इसको यूनिफाई कर दिया. मैक्सवेल यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स विद द डिस्कवरी दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, क्योंकि लाइट का डबल मैटर होता है, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है. Einstein attempted to unify gravity and electromagnetism but could not succeed in this venture. But this did not deter physics from zealously pursuing the goal of unification of forces. ठीक है, क्या है भाई ये zealously? ठीक है, तुम ढूंढ लेना गूगल पे. Recent decades have seen much progress on this front. The electromagnetic and the weak nuclear forces have now been unified and are seen as aspects of a single electroweak force. What this unification actually means cannot be explained here. पढ़ा क्यों रहे हो पर? बकवास छाप रखी है इस पैराग्राफ में. Attempts have been and are being made to unify electro weak and the strong force. सब कुछ सारे फोर्सेस को यूनिफाई करने का अटेम्प्ट चल ही रहा है अभी भी. थक नहीं रहे, करे जा रहे हैं साइंटिस्ट. हो सकता है तुम में से कोई जो ये वीडियो देख रहा हो साइंटिस्ट बने और सारे फोर्सेस जोड़ के नया फोर्स बनाए. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. छोटा कर दो बच्चों का सिलेबस, भगवान याद रखेगा तुमको. Many of these ideas are still speculative and inconclusive. Table 1.4 summarizes some of the milestones in the progress towards unification of nature. ठीक है, न्यूटन, ऑर्स्टेड, फैराडे, मैक्सवेल, ग्लासोव, सलाम, इसको नोबेल प्राइज मिला था, पाकिस्तानी पहला और आखिरी. ठीक है, और एक पीस में मिला है बाद में शायद मलाला को. कार्लो रूबिया, साइमन वॉन्डर मेयर. ठीक है, इन सब के बारे में मत पढ़ना, काट दो इसको. मैंने पढ़ लिया, मेरी गलती है, तो मत पढ़ना. ठीक है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज. Physicists explore the universe. The investigation based on scientific processes range from particles that are smaller than atoms in size to stars that are very far. In addition to finding the facts by observation and experimentation, physicists attempt to discover the laws that summarize, often as mathematical equations, these facts. फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी बिल्कुल गो हैंड इन हैंड. तुमको आगे के चैप्टर्स में बात समझ में आएगी. अपन फिजिक्स में मैथ्स ही मैथ्स पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स, बहुत हाई लेवल की नहीं, बेसिक. इन एनी फिजिकल फिनोमेना गवर्न्ड बाय डिफरेंट फोर्सेस, सेवरल क्वांटिटीज may change with time. A remarkable fact is that some special physical quantities however remain constant. क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज है वो मतलब कंजर्व्ड रहती है. ठीक है, दे आर कंजर्व्ड क्वांटिटीज ऑफ नेचर. अभी तुमको बताया. अंडरस्टैंडिंग दीज कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स इज वेरी important to describe the observed phenomena quantitatively. ठीक है, जैसे कि अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अभी 10th में पढ़ के ही आए होगे, 9th में पढ़ा होगा, आप और पढ़ेंगे. फॉर मोशन अंडर एन एक्सटर्नल conservation force, the total mechanical energy, that is the sum of kinetic and potential energy of a body, is constant. The familiar example is the free fall of an object under gravity. Both the kinetic energy of the object and its potential energy change continuously with time, but the sum remains fixed in the object is released from rest. ठीक है, द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात चालू कर दी इन्होंने, इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. अभी बताया था तुमको. ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, रुकी हुई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, चलती हुई एनर्जी, इतना समझ लो. अभी इट हिट्स द ग्राउंड, दिस लॉज रिस्ट्रिक्ट
पोटेंशियल एनर्जी इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब बेसिकली रुकी हुई एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मतलब चलती हुई एनर्जी, इतना समझ लो। ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, दिस लॉ restricted for a conservative force should not be confused with general laws of conservation of energy, जैसे conservation of momentum, conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. It is just transferred from one form to another, लाइट से साउंड में बदल गई, साउंड से लाइट में हो गई, मतलब ऐसे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होती रहती है। Which is the basis of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics यही बताती है, the concept of energy is central to physics, and the expressions for energy can be written for every physical system. हर physical system पे अपन उन laws को लगा सकते हैं। When all forms of energy, example heat, mechanical, electrical, nuclear, सारी are counted in, it turns out that energy is conserved. अभी बात कर ली थी उसकी, the general law of conservation of energy is true for all forces for any kind of transformation between different forms of energy in the following object. जैसे gravitation, if of energy, transformation between different forms of energy, if in the following object example you include the effect of air resistance due to the fall and see the situation after the object hits the ground and stays there. The total mechanical energy is observed, not conserved. Obviously not conserved. The general law of energy conservation, however, is still applicable. The initial potential energy of the stone gets transformed into other forms of energy, heat and sound. Ultimately, sound after it is absorbed becomes heat. जो साउंड निकलती है पत्थर के गिरने के बाद, बस वो हीट में बदल जाती है। The total energy of the system, stone plus the surroundings, remains unchanged. The law of conservation of energy is thought to be valid across all domains of nature, from microscopic to macroscopic. It is routinely applied in the analysis of atomic, nuclear and elementary particle processes at the other end. All kinds of violent phenomena occur in the universe all the time, yet the total energy of the universe, the most ideal isolated system possible. समझ रहे हो तुम? यूनिवर्स में भी सब कुछ आइसोलेटेड सिस्टम जो यूनिवर्स को ही कह रहे हैं, उसमें सब एनर्जी चलती रहती है। इट इज बिलीव टू बी रिमेन अनचेंज्ड, वो एनर्जी कंजर्व्ड ही है। Until the advent of Einstein's theory of relativity, law of conservation of mass was recorded as another basic conservation law of nature. The law of conservation mass states that mass can neither be created nor be destroyed. ठीक है, और ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस फाइंड की थी आइंस्टाइन ने। इनकी थ्योरी है एक, E इक्वल टू mc², तुमने सुना हो अगर, बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकता है, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। समझ रहे हो तुम? ऐसा बोला था इन्होंने, और मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही भी है, दुनिया भी सही मानती है इसको। अब केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है अपना, डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह होते हैं, भाई क्या करते हैं अपन, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स करते हैं। इफ द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इज लेस देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो कि उनको बाइंड करके रखती है एटम्स मॉलिक्यूल्स को, वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। अपीयर्स एज हीट एंड रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस वगैरह अपने होते हैं ना, वो इन्हीं कारणों से होते हैं। Opposite is true for energy absorbing endothermic reactions. However, since the atoms are merely rearranged but not destroyed, the total mass of the reactants is the same, मतलब कंजर्व रहता है। अपन ने पढ़ा था ना पहले भी ये लॉ, डाल्टन थ्योरी वगैरह में, ये अपन और पढ़ लेंगे। The changes in the binding energy are too small to be measured as changes in the mass. बहुत बहुत small changes होते हैं। According to Einstein's theory, ये rho is equal to mc² आई गया, where c is the speed of light in vacuum, भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की। न्यूक्लियर प्रोसेस में गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। इसमें जो होता है एनर्जी कन्वर्जन होता है, वो अपन न्यूक्लियर फिजिक्स तुमको 12th में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा देंगे। दिस इज द एनर्जी विच इज रिलीज इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। ठीक है, अब अपन आते हैं लास्ट पन्ने पे इस चैप्टर के, जो कि बताता है एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई 2 तरह की क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर एक वेक्टर। इसके बारे में तुमने पढ़ा तो होगा, पर अभी अपन इसको डेप्थ में बहुत पढ़ेंगे अच्छे से अगले चैप्टर में। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बट ऑल कंजर्व्ड क्वांटिटीज आर नॉट नेसेसरीली स्केलर्स। तो टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम ओमेगा जो होता है
Both vectors of an isolated system are also conserved quantities. These laws can be derived from Newtonian laws of motion, NLM जो है अपने mechanics बोलते हैं जिसको, but their validity goes beyond mechanics. They are the basic conservation laws of nature in all domains, even in those where Newton's laws may not be valid. Besides their great simplicity and generality, the conservation laws of nature are very useful in practice too. It often happens that we cannot solve the full dynamics of a complex problem involving different particles and forces. The conservation laws can still provide useful results. ठीक है, ये अपने कभी भी यूजफुल रिजल्ट दे रहे हैं. कंजर्वेशन लॉज हर जगह वैलिड है, हर जगह यूनिवर्स में भी हर जगह वैलिड है. इनफैक्ट ये काफ़ी सारी जगह काम करते हैं. अब ये कह रहे हैं कुछ कुछ जगह वैलिड नहीं होते भाई, जैसे अपने यहाँ एयर रेजिस्टेंस है वगैरह, फिर भी बेसिकली वैलिड हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी मे नॉट नो द कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेज दैट एक्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन ऑफ टू ऑटोमोबाइल्स. दो गाड़ियाँ ठुक जाती है तब. Yet momentum conservation law enables us to bypass momentum conservation होता है ना, m1v1 m1u1, अभी तुम पढ़ के आए हो 9th में. Complications and predict or rule out possible outcomes of the collision in nuclear and elementary particle phenomena. Also, the conservation laws are important tools or of analysis. Indeed, using the conservation laws, ठीक है, ऑफ एनर्जी मोमेंटम फॉर बीटा डीके, वुल्फगैंग पॉलीज एक्सप्लोसिव प्रिंसिपल अपन पढ़ेंगे अभी की एटॉमिक स्ट्रक्चर में. 58 साल की उम्र जी है ये. बीटा डीके के बारे में इन्होंने ऐसे ढूंढा था. करेक्टली प्रेडिक्टेड इन 1931 जब 31 साल के थे, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू पार्टिकल नाउ कॉल्ड न्यूट्रिनो एमिटेड इन बीटा डीके अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये अपन रेडियो एक्टिविटी थ्योरी में पढ़ेंगे. Conservation laws have deep connection with symmetries of nature that you will explore in more advanced courses of physics, यानी 12th के भी पार. For example, an important observation is that the laws of nature do not change with time. If you perform an experiment in your laboratory today and repeat the same experiment on the same objects under identical conditions after a year, the results are bound to be the same. ठीक है, सेम ही तो रिजल्ट आएंगे. It turns out that the symmetry of nature with respect to the translation, that is displacement, in time is equivalent to the law of conservation of energy. Likewise, space is homogeneous and there is no intrinsically preferred location in the universe. To put in more clearly, the laws of nature are same everywhere in the universe. सब जगह same है. Caution: the phenomena may differ from place to place because of differing conditions at differing locations. कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं प्रेशर ज़्यादा है, कहीं विंड बहुत तेज़ चल रही है, कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द मून इज़ 1/6. अपना मास भी 1/6 होता है, तुमने सुना होगा ना. The law of gravitation is the same both on the moon and the earth. This symmetry of laws of nature with respect to the translation in space gives rise to conservation of linear momentum. In the same way, isotropy of space, no intrinsically preferred direction in space, underlies the conservation of angular momentum. ये अपन चैप्टर 7 में पढ़ेंगे. ये यहाँ लिखा हुआ है, देख लिया भाई, देख लिया मैंने, रोटेशन पढ़ के आया हूँ मैं. The conservation laws of charge and other attributes of elementary particles can also be related to certain abstract symmetries of space and time, and other abstract symmetries play a central role in modern theories of fundamental forces of nature. ठीक है, इससे बेसिक चैप्टर शायद दुनिया में कोई हो नहीं सकता. इसकी जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी बकवास है, पूरी ही बकवास है. तुम इसको मत ही पढ़ना, मेरी मानो तो काट ही देना इसको, इस पन्ने को फाड़ देना. समरी जरूर पढ़ लेना, इसकी 5-6 पॉइंट्स की समरी है, ये पढ़ लेना. तुम मेरी वीडियोस होते हुए एग्जाम में देख के चले जाना, एंड एग्जाम तो तुम्हारे निकल जाएंगे स्कूल के इस वीडियो से, पूरे निकल जाएंगे 100%. बस ध्यान से देखना, और रीड अलोंग का मतलब मेरे साथ रीड अलोंग करोगे ना, अपनी एनसीईआरटी लेके और मार्क करते चलोगे, तो भैया हो गया, तुम्हारा निकल गया, सब कुछ निकल गया. ठीक है, इसकी 1 शॉट सीरीज़ आ जाएगी थोड़े टाइम में, या आ चुकी होगी. एंड और तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वही सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, और करते हैं आगे.